अरे लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं? हाँ बस यही उम्मीद है। हम सब चीज़ सह सकते हैं, ये बात नहीं, फिर हम मेरा अपने आप उदासी छा जाएगा। चलो खैर, चलो हंसी मजाक से हट करके हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये मैकेनिक्स का एक पार्ट है ना। मैकेनिक्स के पार्ट को ही हम लोगों को समझना है कि कितने तरह का मैकेनिक्स होता है और मैकेनिक्स किसको कहते हैं। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन और काउज ऑफ मोशन। आप इन जनरल कह सकते हैं जितना भी मशीन में जो कार्यभार होता है, जो उल्टा सीधा काम होते हैं, उसको पढ़ना मैकेनिक्स कहलाता है। आपके मशीन के जितने भी पार्ट पुर्जे के बारे में स्टडी है ना, मशीन कौन सा? मैकेनिकल मशीन। जैसे आप बाइक चल रहा है, वो वाला मशीन। एक मशीन है कि इसके अंदर एक मशीनरी पार्ट है, वो मशीनरी पार्ट के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो मैकेनिकल मशीन्स हैं, जैसे वाटर सप्लाई मशीन, बाइक, ट्रक, कार, उसमें जो मोशन से रिलेटेड बात होती है उसके बारे में स्टडी करना, वो मैकेनिक्स कहलाता है। जनरल भाषा में हम बोलते हैं मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स या इंजीनियरिंग विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन एंड काउज ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के दो पार्ट्स हैं। अभी से पहले जितना टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, उस टॉपिक में हमने ये देखा कि एक बॉल को अपन फेंक रहे थे, चाहे हॉरिजॉन्टल में फेंकें चाहे वर्टिकल में फेंकें। बॉल फेंक रहे थे, बॉल का मोशन 0 से स्टार्ट हो रहा था, कभी 15 से स्टार्ट हो रहा था, कभी बॉल ड्रॉप कर रहे थे। तो हम ओवरऑल वेलोसिटी की बात कर रहे थे, एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, रिटार्डेशन की बात कर रहे थे। पर ये सब किसकी वजह से हो रहा है ये बात नहीं कर रहे थे। एक बॉडी है जो पहले चलना शुरू करता है, ऊपर जाता है, कुछ समय के बाद वो रुक जाता है, फिर रुकने के बाद वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता है। क्यों डाउनवर्ड में आया, कैसे आया, कितने फोर्स से आया, ये सब बातें अपन नहीं कर रहे थे। जब हम किसी बॉडी का सिर्फ मोशन स्टडी करते हैं, उसको किसने मोशन करवाया ये स्टडी नहीं करते हैं, तब उसे बोला जाता है काइनेमेटिक्स। क्या बोला जाता है? काइनेमेटिक्स। क्या बोला जाता है? और जब अपन ये पढ़ रहे होते हैं कि उस बॉडी को मोशन क्यों हुआ और कैसे हुआ, यानी काउज ऑफ मोशन जब हम पढ़ते हैं, तब बोला जाता है डायनेमिक्स। क्या बोला जाता है? तो मैकेनिक्स के दो पार्ट है, एक काइनेमेटिक्स है और एक काइनेमेटिक्स में ओनली स्टडी मोशन, और इसमें काउज ऑफ मोशन। मोशन तो पढ़ेंगे ही, पर साथ में काउज ऑफ मोशन, इसको बोला जाता है डायनेमिक्स। कोई दिक्कत है इसको समझने? कोई परेशानी? मैकेनिक्स के कितने पार्ट? दो पार्ट। एक आपको क्या दिख रहा है? एक आपको क्या दिख रहा है? अभी तक जितने लेक्चर में पढ़े हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, वो क्या था? काइनेमेटिक्स। अब जो पढ़ेंगे क्या होगा? डायनेमिक्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये बात असल में एक्चुअल में न्यूटन साहब बड़े होशियार साइंटिस्ट थे। ये बात न्यूटन्स के टाइम की है। अगर न्यूटन के टाइम की है तो वो 1640 या 42 के आसपास से शुरू होता है और 1700 कुछ के आसपास ये ख़त्म हो जाता है। वहीं से होता है न्यूटन्स का। देखो डेट ऑफ बर्थ कब से है? 1642 से 1727 तक। नोट्स में ऊपर ही लिखा हुआ है रे, कहाँ पढ़े हुए हो? अब तुम सोच अन्नू, ये उस जमाने की बात है। क्या उस जमाने में 4 स्ट्रोक इंजन चल रहा होगा? 4 स्ट्रोक इंजन मतलब बाइक चल रहा होगा क्या? नहीं। क्या उस जमाने में हेलीकॉप्टर होगा? क्या उस जमाने में जेसीबी, रोड रोलर ये सब होगा? या हाईटेक मशीन सब होंगे, पावर प्लांट्स होंगे? नहीं। तभी क्या होगा? लोग कुएं से पानी भर रहा होगा। क्या भर रहा होगा? ये बड़ा सा कुआं है, कुएं में एक छोटा सा बाल्टी डाला है आपने। इस बाल्टी को किसके सहारे खींचा जा रहा था? पुल्ली के सहारे। किसके सहारे? तो आपको क्वेश्चन मिलेगा पुल्ली से रिलेटेड। आपको क्वेश्चन कैसा मिलेगा इसमें रिलेटेड? एक बंदर है जो रस्सी पे चढ़ रहा है, वो क्वेश्चन मिलेगा। और कैसा क्वेश्चन मिलेगा? बचपन में हम लोग, याद है एक, तुम लोगों का पता नहीं बचपना वैसा नहीं गुजरा होगा,
हम लोगों के टाइम में ये कहानी था कि नदी तालाब में हम लोग जब नहाने जाते थे तो वो एक स्लोप होता था। अब तुम लोग पार्क में ये स्लोप देखते होगे, उस स्लोप पर हम लोग उसको पहले पानी दे करके उसको फिसलन पट्टी जैसा बनाते थे, फिर अपना शरीर रखते थे उस पर और यूँ स्लाइड कर जाते थे। तो उस टाइम न्यूटन साहब ने ये स्लाइड वाला क्वेश्चन पूछा होगा, आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा कि यहाँ एक बॉडी रखी हुई है, वो कैसे स्लाइड करेगा, कैसे मोशन करेगा, इससे रिलेटेड। ये पुल्ली है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। यही सब तामझाम होगा और कुछ नहीं होगा इस चैप्टर में। देखो मोशन के बारे में इससे पहले साइंटिस्ट आए, गैलीलियो आए, अरस्तु आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने मोशन के रिलेटेड बातें बोली, पर वो बात प्रूव नहीं कर पाए। जब वो प्रूव नहीं कर पाए तो उसका बात ज़्यादा वैल्यूबल बुक में हम लोगों के पास पड़ा हुआ नहीं है। न्यूटन साहब ने जब बात बोलना शुरू किए तो न्यूटन साहब ने पहला लॉज दिया। पहला लॉ देने के बाद उनको लगा कि मोशन इस लॉ से कंप्लीट नहीं हो रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? फिर वो दूसरा लॉ दिए, फिर भी लगा कि अभी सारे मोशन इनसे हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। फिर तीसरा लॉ दिए। आप आगे पढ़िएगा तो ग्रेविटेशन चैप्टर में इसको कॉपी किए केपलर साहब। केपलर ने लॉ दिया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ऑर्बिट लॉ, फिर एरिया लॉ, टाइम पीरियड लॉ देते हैं वो ग्रेविटेशन में, 3 लॉ वो भी दिए। अभी अभी हीट पढ़ रहे थे आप लोग, हीट में आप पढ़े होंगे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। जब लगा कि इन दोनों लॉ के बावजूद भी हमारी बात कंप्लीट नहीं हो पा रही है तो उन्होंने एक लॉ निकाल दिया, जीरो लॉ, जिसको हम लोग जीरोथ लॉ बोलते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉजिकली सोचो, जीरोथ बोलने का जरूरत था उसको, उनको 1 2 3 रखना था, पर क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पहले आ चुका था तब सर को ये बात फील हुआ कि अभी भी इस 2 लॉ के बावजूद भी, पहला लॉ दिया थोड़ा दिक्कत लगा, सेकंड लॉ दिया फिर भी दिक्कत लगा, अब थर्ड लॉ नहीं दे करके उसने, क्योंकि वो दोनों लॉ उस तीसरे लॉ पर डिपेंडेंट था तो पहले तीसरा लॉ आना चाहिए था, तो उसका नाम रख दिया गया जीरोथ लॉ। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? अब तो आप लोग हीट को पढ़े हैं तो आप अच्छे से जान भी सकते हैं। मिला जुला करके बात यह है कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ये है कि लॉज ऑफ मोशन है। लॉज ऑफ मोशन में हमको बात ये समझना है कि कौन सा बॉडी मोशन कर रहा है और कौन सा बॉडी रेस्ट में है। ये सब साइंटिस्ट वगैरह के तमगे हैं। वहाँ देखिए लास्ट में जो पड़े हुए हैं सर जी, वही हमारे न्यूटन साहब हैं जिन्होंने मोशन के बारे में 3 लॉ दिया, जिससे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट में देख रहे हैं। अगर ये रेस्ट में है, इसको मोशन के लिए किसकी जरूरत है? एक फोर्स की। आप इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ये मूव कर जाएगा। ये वाला एक बॉल है जो आपका कौन से प्लेन पर पड़ा हुआ है? इंक्लाइंड प्लेन पर। अब इस बॉल को आप जस्ट यहां रखते हैं और बॉल मूव कर जाता है v वेलोसिटी से। यहां पर आपके फोर्स की जरूरत नहीं है, ये बॉल किसी और के फोर्स से गया हुआ है ना? तो ये कौन फोर्स लगा रहा है, किसकी वजह से ये मूव कर रहा है, ये स्टडी करना जरूरी है। आप पहला लॉ इसके ऊपर आते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ के ऊपर। 3 लॉ है लॉज ऑफ मोशन का, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले थोड़ी सी बातें हैं इनर्शिया से रिलेटेड। इनर्शिया लीनियर मूवमेंट, लीनियर मोशन के बारे में बात करता है, ये रोटेशनल मोशन पर बात नहीं करता है। इनर्शिया की बात, इनर्शिया फिजिक्स चैप्टर में अगर मैं बोलूं, पूरे फिजिक्स के टॉपिक्स में इनर्शिया एक ऐसा वर्ड है जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होते हुए भी हम लोग पढ़ते हैं। अदरवाइज पूरे फिजिक्स में जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी किनको कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी यूनिवर्स में वो सारी चीज़ें जिसको आप एक प्रॉपर यूनिट में मेजरमेंट कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ या ना? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दुनिया की वो सारी चीज़ें जिसको आप एक प्रॉपर यूनिट में मेजर कर सकते हैं। जैसे मास को केजी में ही मेजर कर सकते हैं, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। डेंसिटी को केजी पर मीटर क्यूब में मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिक्स में पढ़ते हैं एरिया, वॉल्यूम,
एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, जितना भी है सबको मेजर करते हैं आप, पर इनर्शिया मेजर नहीं होता। इनर्शिया का अंदाजा लगाया जाता है और इनर्शिया का मेजरमेंट मास के हिसाब से होता है। जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। जैसे मारूफ का इनर्शिया एज कंपेयर टू मुतल्लिब बहुत ज्यादा होगा, मुतल्लिब का इनर्शिया बहुत कम होगा, अन्नू का इनर्शिया कम होगा एज कंपेयर टू फरद के। तो जिसका इनर्शिया ज्यादा कब होगा? जब उसका मास, तो इनर्शिया मेजर करने का तरीका पता चल गया, अच्छी बात है। इनर्शिया क्या है? बेसिकली वो बात अब आपको समझना है। इनर्शिया है भाई साहब कि आप अपने अभी के स्टेट का, आप जिस कंडीशन में हैं, इस कंडीशन का अपोज करना, ये एक प्रॉपर्टी है जिसको आप इनर्शिया कहते हैं। जैसे 12 से 14 साल के एज में आपके दिमाग में जो कुछ भी आता है, चाहे वो सही हो या गलत, अगर आप गलत कर रहे हैं और आपके मम्मी पापा आपको या आपका भाई या आपका सीनियर आपको बस इतना समझाता है कि क्रिकेट खेलना गलत है, इसमें ज़िंदगी नहीं है, तो आपको बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि बड़ा आए आप हमको समझाने वाले। आप अपना देखें ना, माइंड में ये सब आता है कि नहीं? ये मतलब यही है कि आप प्योर इनर्शिया थिंकिंग में हैं। जैसे अभी बैठे हुए हो या सवेरे सवेरे सोए हुए रहते हैं, मस्त एकदम, क्या मन करता है आप जिस स्टेज में है उसी स्टेज में रहें, जब तक कि पप्पा का उधर से ये नहीं आ जाए तब तक आप उसी स्टेज में रहना चाहते हैं, यानी उसी स्टेट में रहना चाहते हैं। टॉपिक के हिसाब से स्टेट का मतलब है रेस्ट का स्टेट या मोशन का स्टेट या डायरेक्शनल स्टेट। यानी कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, मोशन में है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन में रहना पसंद करेगा। बात समझ में आ रहा है? जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो उसी डायरेक्शन में चलना पसंद करता है। अब वही बात है यहाँ पर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट एक चीज है, इनर्शिया ऑफ मोशन एक टॉपिक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी एक है। यानी इनर्शिया 3 टाइप्स का होता है, रेस्ट वाला इनर्शिया, मोशन वाला इनर्शिया और डायरेक्शन वाला। जैसे कोई क्रिकेटर गेंद को फेंका, यहाँ से बॉलर बॉल को फेंका, वो बॉल को मन है कि अपने मन से वो उस तरफ से इस तरफ आने लगे? नहीं, वो बॉल उसी डायरेक्शन में जाएगा और वो जाना पसंद भी करता है जब तक कि दूसरा बैट्समैन उसको हीट ना करे। यानी हीट करने के बाद उसका इनर्शिया चेंज हो रहा है। यानी आपके पप्पा के आवाज के बाद आपका नींद वाला इनर्शिया खत्म हो रहा है। यानी आपको अगर अभी यहां से हम धक्का दे दें तो आपका इनर्शिया खत्म हो रहा है। इनर्शिया को तोड़ने के लिए, यानी इनर्शिया वाले स्टेट को तोड़ने के लिए आपको एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, जो फोर्स एक्सटर्नल होना चाहिए, इंटरनल फोर्स नहीं। इंटरनल फोर्स किसको कहते हैं? जैसे आपका बॉडी के अंदर या कोई लकड़ी का टुकड़ा है, या जैसे आपका टेबल है, टेबल छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से बांधे हुए हैं। तो जो अंदर जो फोर्स लग रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो इंटरनल फोर्स है। अब इस टेबल को हमको धक्का देना है तो इधर से पैर से बाहर से धक्का देंगे, और ये जो बाहर से जब धक्का लगेगा तब ये रेस्ट वाला टेबल मोशन में आएगा, यानी इनर्शिया का ब्रेकडाउन होगा। अरे हाँ या ना? चमका या नहीं चमका? आया ना? क्या बोलना चाह रहे हैं? इनर्शिया किसको कहते हैं ये बात भी समझ में आया। इनर्शिया का मेजरमेंट नहीं कर सकते कि तुम्हारा रेस्ट का इनर्शिया 15 है या 20 है या 20 न्यूटन है या 20 किलो है, कुछ नहीं। इनर्शिया एक फीलिंग है, ये समझ लीजिए, जो मास पर डिपेंड करता है। अब इसको लॉजिकली समझिए। मारूफ को अगर मोशन करवाना है मुझे, क्या मुतल्लिब के जितना जोर से धक्का दे दूं तो क्या मारूफ मोशन करेगा? इसका मतलब उसका इनर्शिया किस पर डिपेंड है? मारूफ मास पर। तो इनर्शिया का मेजरमेंट किसके हिसाब से होगा? मास के हिसाब से। बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? तो इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर, यह बात तो समझ में आया। इनर्शिया 3 टाइप्स का होता है। जैसे और थोड़ी बात को समझते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में इनिशियल स्टेट में बॉडी किस में है?
रेस्ट में। जब बॉडी रेस्ट में है तो वो किसका रजिस्ट करेगा? मोशन का। यानी अगर कोई बस है और ये बस अभी रुकी हुई है, ये बस ही रेस्ट स्टेज में है, ये बस किस में है? रेस्ट में। ये वाली बस जब बस रेस्ट में होगा तब इसका ये वाला पिंजड़ा, ध्यान से देखिए, ये वाला जो हैंड पकड़ने वाला है, ये वाला जो है, और आदमी भी जो है वो ऐसा स्ट्रेट होता है या ना। बस अचानक से चल गई, अब सारे का इनर्शिया सिस्टम बिगड़ेगा और वो यहीं पे रहना चाहता है। ये वाला कंडीशन आगे बढ़ गया, ये यहीं पे रुक गया। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? आपका मुंडी यहीं पर था पहले, ये पुल्ली आगे बढ़ गया जो आपको लग रहा है हाथ ऐसा हो गया, इसलिए आप ऐसे फील करते हो। यहां पर ऐसे खड़े थे, ये पुल्ली आगे चला जाएगा, तो आपको कोई बाहर से देखेगा तो आप ऐसा दिखेंगे नहीं क्रॉस में, ठीक है। आपकी बस अब चल रही है, चल रही तो आप प्रॉपर मोशन में है, अचानक से ये वाला पार्ट यहीं रुक जाता है तो आप किधर दिखेगा? ऐसे की तरफ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो ये जब इनर्शिया, मोशन वाला इनर्शिया है। आप 4 व्हीलर पर बैठे होंगे, अच्छी बात है, जिलानी सर चलाते भी 4 व्हीलर वैसे ही हैं, उसके साथ बैठो, कभी फीलिंग आएगा कि वो रेसिंग कार पर है। परसों नरसों सिकटिया पर बैठे थे, सिकटिया में बैठे थे, पर क्या बोल रहे हैं, ये कार है, यहाँ हम इधर वाले पर बैठे हुए हैं, ये ड्राइव कर रहे हैं। भाई साहब ऐसे मोड़ दिए एक के बार वो। अब हम जो थे पहले किस कंडीशन में थे? इस तरफ, मेरी मुंडी किस तरफ है, अब आप ऐसे मोड़ दिए, मेरा मुंडी किधर जाना चाहेगा? वो तो वहीं रहना चाह रहा है ना, बाकी का कार मूवमेंट कर रहा है। ध्यान से देखो, ये मेरा हाथ, ये मेरा ये, आपने कार मोड़ दिया, मेरा हाथ थोड़ी मोड़ा है। तो हम क्या चाहेंगे? हम खिड़की से बाहर निकलना चाहेंगे, हाँ या ना? लेकिन जब तक हम समझ जाते हैं, क्योंकि इंसान है न, समझदार, ऊपर से मेरे जैसा इंसान, वाह वाह वाह, बहुत समझदार, तो हम भी उधरे मुड़ गए, लो फिर उसके तरफ। और घमंड नहीं है, ये बात भी है, 1 पैसे का नहीं। तो ये कार अपना डायरेक्शन ऐसे करना चाह रहा है, इसके अंदर जो आदमी बैठा है उसका डायरेक्शन चेंज होगा, उसी डायरेक्शन में रहना चाह रहा था। तो कहाँ उस डायरेक्शन में रह के तुम क्या निकल के जाओगे इधर? तो बेचारा को लास्टली क्या करना पड़ता है? कार के अकॉर्डिंग फिर डायरेक्शन चेंज। बात पल्ले पड़ी, हाँ या ना? इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, तीनों बातें समझ में। आप बेसिकली एक लाइन में बात यह है, आप जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में आप बाकी दूसरे कंडीशन का अपोज करते हैं। प्रिंसिपल सर को देख लो, है ना, वो बाकी कंडीशन का क्या करते हैं? अपोज करते हैं। पप्पा करे, inertia is a property of the mass of particle. Inertia is directly proportional to mass. For rotational motion, it is not only depends on mass. Rotational motion के कंडीशन में inertia mass पर डिपेंड सिर्फ नहीं करता है, also on the distance from the axis of rotation, उस पर भी डिपेंड करता है। These parameters are called as moment of inertia. ये देखो, इसका inertia कम होगा क्योंकि ये फुटबॉल है, इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा क्योंकि ये कार है, इसका मास ज़्यादा है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलिए या फिर इसे लॉ ऑफ इनर्शिया बोलिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलिए या इसे लॉ ऑफ इनर्शिया बोलिए, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पहला लॉ है भाई साहब, ध्यान से सुनिए। क्या बोला? अगर आपको बस इनर्शिया पर टिके रहना, इनर्शिया क्या कर रहा है? हम अपना स्टेट तोड़ेंगे। अब बाहर का आदमी क्या कर रहा है? स्टेट तोड़ना। अगर आपको दूसरे का स्टेट तोड़ना है तो बाहर से क्या अप्लाई करना होगा? बस यही बात न्यूटन साहब ने बोली कि अगर किसी बॉडी के कंडीशंस को ब्रेक करना है, अगर किसी बॉडी के रेस्ट को मोशन में लाना है, यानी इनर्शिया को तोड़ करके दूसरे में ले जाना है, तो आपको बाहर से एक फोर्स अप्लाई
करना होगा। पहली बार किसी साइंटिस्ट ने फोर्स का नाम लिया। जब वो फोर्स का नाम लिए तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है। पहली बार अगर हम तुमको अभी वो एक वर्ड सुनाए, चैंग पॉन्ग, समझ में आया कुछ? अरे बोलना भाई, चाइनीज वर्ड है, मीनिंग पता चला? चलिए हम बोले आपको मला माहित नहीं, कुछ समझ में आया? ये मराठी वर्ड है। अब ये मराठी वर्ड का पहली बार आप नाम ही सुन रहे हैं क्योंकि आपको हिंदी आती है, तो आप हमसे क्या सवाल कीजिएगा, सर बार बार आप क्या बोल रहे हैं, मला माहित नहीं, मला माहित नहीं, कुछ तो मीनिंग होगा ना। तब फिर आपको हमने जवाब दिया कि इसका मीनिंग होता है मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, ये बड़ा किस्सा है मेरे कॉलेज का। खैर ये कभी फिर बाद में आराम से फुर्सत में सुनाएंगे। नहीं फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वो कंडीशन पुणे का है ये किस्सा, तो वो कभी भूल ही नहीं सकते, ना उन सर को भूल सकते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, सर बहुत अच्छे हैं थे, मतलब जब हम उनके पास थे। अब बहुत बूढ़े थे, या तो इंग्लिश बोलते थे या मराठी बोलते थे, हिंदी उनको आती नहीं थी, मराठी हमको समझ में नहीं आती थी। जब लोग बहुत गुस्से में होता है या बहुत प्रेम में होता है तब आपका मदर टंग निकलता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो वो जब बहुत फाइल जब उनके पास जमा कर रहे होते थे प्रैक्टिकल का, और उनको जरा सा भी कहीं गलती दिख जाता था तो प्रॉपर गुस्सा में आते थे। मेजरमेंट में 0.001 का भी गलती आया है कहीं कैलकुलेशन में, इतना जोर से वो फाइल फेंकते थे। अब सर से पूछने गए, व्हाट हैपेंड सर, व्हाट इज माय मिस्टेक सर, मतलब बात नहीं। पहले तो हमको समझे में नहीं आता था कि ये कहानी क्या है, ये क्या बोलते हैं, हम इनसे पूछ रहे हैं। तो फिर जब ये घटना 2-3 बार मेरे साथ बीत गया तब सहा नहीं गया, तो अब हम अपने बैचमेट से पूछेगा भाई वो बुढ़ऊ क्या बोलता है। सर थे लेकिन बाहर तो ऐसे ही लोग बोलते हैं। तब वो बताया कि वो बोल रहे हैं कि क्या गलती है मुझे मालूम नहीं, इसको सही करके लो। तो गुस्से में वो इंग्लिश से मराठी में आ जाते थे। हाँ, तो पहली बार जब फोर्स का नाम आया तो पूछा गया बाकी कोई द्वारा, ये फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स। तब फोर्स के बारे में बताए कि फोर्स एक पुलिंग या पुशिंग एजेंट की तरह है जो किसी बॉडी को उसके कंडीशन या स्टेट चेंज करने के लिए अप्लाई किया जाता है। फोर्स एक पुलिंग या पुशिंग एजेंट है जिसके थ्रू आप बॉडी, मान लो कोई रेस्ट में है, तो फोर्स एक पुलिंग या पुशिंग एजेंट है जिसके थ्रू बॉडी में या तो मोशन आ जाएगा या मोशन लाने का प्रयास किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज फोर्स। बात समझ में आई मेरी, क्या बोला हमने? अरे बोलो हाँ या ना। फोर्स एक पुलिंग या पुशिंग एजेंट है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, या तो बॉडी में मोशन ला सकते हैं या लाने का प्रयास किया जा सकता है। बोला फोर्स से क्या क्या हो सकता है, पहली बार नाम आया है फोर्स का, याद रखिएगा। बोला फोर्स क्या क्या कर सकता है, तो न्यूटन साहब बोले कि फोर्स जो है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में होगा, सोच के देखिए, ये फुटबॉल पहले से किस में था, रेस्ट में। आपने क्या लगाया, किक लगाया, किक लगाने से बॉडी में क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा। किसने फोर्स लगाया, इसने। क्या लगाया, पुश वाला एजेंट लगाया, बॉडी मोशन में आ गया। यानी कोई रेस्ट वाली बॉडी को आप मोशन में ला सकते हैं विद बाय अप्लाइंग द फोर्स। कोई बॉडी पहले से हमने गेंद को फेंका है, आपको उसको रोकना है, तो आप फोर्स लगाकर रोकेंगे कि बोलेंगे ओ लो 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 मेरा बेटा रुक जा रुक जा रुक जा, थोड़ा, वो रुकेगा नहीं। आप फोर्स लगाएंगे तब वो रुकेगा। यानी किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई करने से मोशन आ सकता है या वो रेस्ट में आ सकता है। अभी तक तो आपके डायग्राम के हिसाब से ये, एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन्स एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जब मोशन करेगा तो वो सिर्फ मोशन वर्ड मत बोलना, सिर्फ मोशन ये वाला भी होता है, लहरिया खजूरिया वाला, ये वाला मोशन इनर्शिया मोशन नहीं है, मोशन ये वाला इनर्शियल मोशन है। स्ट्रेट लाइन बोलना जरूरी है, या बोलना पड़ेगा कि इन वन डायरेक्शनल या यूनिडायरेक्शनल मोशन। अनटिल, कब तक, एंड अनलेस कंपेल्ड
टू चेंज इट्स स्टेट बाय एक्शन ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स नॉट ए फोर्स। वर्ड को सही से समझिए। एक्सटर्नल फोर्स बोलने का मतलब है आपने बॉडी पर बाहर से फोर्स अप्लाई किया, इसलिए मैंने इसे येलो कर दिया कि भाई आपको यह पता होना चाहिए कि सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ फोर्स बोल नहीं सकते, अपन क्या बोलना पड़ेगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स बोलना पड़ेगा। बोलो आया या नहीं आया? अरे लगा ही नहीं, आ रहा है, बातें पल्ले पड़ रही है, सही है। चलिए, आपको दो तरह के फोर्स के इफेक्ट्स दिख रहे हैं। जो पहला इफेक्ट है क्या है, बॉडी पहले रेस्ट में था, किस में आया, मोशन में। बॉडी पहले मोशन में था, आपने फोर्स अप्लाई किया, किस में आया, वेरी गुड। एक आप क्रिकेट खेलते हो, जब क्रिकेट खेलने के दौरान में आप किसी बॉडी पर फोर्स, देखो ये धक्का लगा करके भी आगे लगा सकता है, खींच करके भी आगे लगा सकता है। फोर्स ए पुश और पुल दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज, या तो चेंज कर दे या चेंज करने का प्रयास करे। ए लड़का मुतल्लिब, या तो चेंज कर दे या चेंज करने का, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स। फोर्स कैन बी चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑल्सो। फोर्स, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपका बॉल जा रहा है, आप उधर से बैट से हिट किए, बॉल मोशन के मोशन में रहा, पर डायरेक्शन चेंज हो गया भाई साहब। फुटबॉल आ रही थी उधर से, 5 के स्पीड से टुकुर टुकुर करते हुए आपने उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, और फुटबॉल जो देखते हैं वो अच्छे से जानते होंगे, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाने से बॉडी में और क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा या वेलोसिटी बढ़ जाएगा, मोशन चेंज हो जाएगा। अरे हाँ या ना, चेंज मोशन होगा कि नहीं? आपको अभी तक मैंने 4 बातें बताई है, ध्यान से देखिए। पहला रेस्ट से मोशन में, दूसरा मोशन से, तीसरा मतलब स्पीड चेंज यानी मोशन का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, चौथा डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज, पांचवा फोर्स से आप कमाल का चीज कर सकते हैं। अभी अगर बोर्ड पर जोर से ऐसे लगा दूं एक हथौड़ी, क्या दिखेगा आपको? बोर्ड इसी शेप साइज में दिखेगा। आपके नाक के ऊपर एक ईंट फेंक कर मारूं, क्या उसी शेप साइज में दिखेगा? नहीं दिखेगा। यानी फोर्स अप्लाई करने से आपका शेप साइज भी क्या हो जाता है? अरे फोर्स अप्लाई करने से क्या हो जाता है? आपका शेप साइज चेंज हो जाता है। फोर्स अप्लाई करने से शेप साइज चेंज हो जाता है। फिर से सुनिए मेरी बात, मैंने क्या क्या बोला? मोशन में ला सकते हैं, रेस्ट में ला सकते हैं, मोशन का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं, शेप साइज चेंज कर सकते हैं। 5 बातें फोर्स की वजह से हो सकती है। अच्छी बात है, ये रहा चेयर और ये रहा जगह और ये हमने लगाया फोर्स, ना मोशन में आया, ना रेस्ट बर्बाद किया, ना शेप साइज चेंज हुआ, ना वेलोसिटी चेंज हुआ। भाई साहब हमारा फोर्स क्या किया? तो हमारे फोर्स ने क्या किया? तो मेरा फोर्स किसी काम का नहीं। इसका मतलब अगर कोई बॉडी मोशन कर गया, जितना मैंने लगाया उतने उसने मुझे नहीं लगाया, है ना? अभी तक तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है न्यूटन्स थर्ड लॉ, तुमको कैसे पता कि उसने मुझे लगाया? हमने तीसरा लॉ पढ़ाया है अभी, क्यों आगे जा रहे हो ऐसा ऐसा ऐसा? मतलब ये 2 बातें तो जानते हो, उसको भी तुमने बक करके बर्बाद कर दिया। हमने क्या पूछा? तब इस केस में क्या नहीं लग रहा है? हमने अगर 2 न्यूटन लगाया तो उसने मुझे 2 न्यूटन नहीं लगाया क्या? तो फिर इस केस में क्यों नहीं? अरे सिंपल लॉजिक है, बता भाई। फिर से मैं आ रहा हूं वही टॉपिक पर, मोशन, रेस्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज, चेंज द वेलोसिटी, शेप साइज चेंज। एक आखिरी स्टेप बचा हुआ है। जब ये 5 काम में से कोई काम नहीं कर पाएगा ना, देखो एक चुटकुला सुना देते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा। जब आप किसी को कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, तो उसको क्या कर सकते हो लास्ट में? टेंशन तो दे ही सकते हैं, नहीं? मान लो ये बंदा, अच्छा डायग्राम है यहाँ पर, ये बंदा मस्त अपना धक्का दे रहा था, कोई लेना देना नहीं था तुमसे, और तुम इधर से बगल से गुजर रहे हो, और गुजरते हुए इस जगह जब पहुँचे
बस इस बंदा को इतना वर्ड बोलना है, नमस्ते फूफा जी, और कह के निकल लेना है। अब ये बेचारा तुमको देखा, और देखने के बाद गाड़ी छोड़ देगा वो, और सोचेगा ये कौन भतीजा था बे, कहाँ का था, इसके कौन सी बहन से हम शादी किए हैं, कहाँ पर, तब ना मतलब फूफी से शादी किए हैं कहाँ पर, ये अलग टेंशन में आ जाएगा। उसी तरह आप जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी ना मोशन करे, ना रेस्ट, ना एंड पेन, कुछ नहीं, पांचों में से कोई काम नहीं, तो उस बॉडी में इंटरनल स्ट्रेस या स्ट्रेन पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है? और अगर आपको लगता है कि प्रॉपर इंटरनल स्ट्रेस का मीनिंग समझना है, तो आपको एक जीता जागता एग्जाम्पल समझाते हैं, देखिएगा डिफॉर्मेशन क्या होता है। यहाँ पर आपका बांस गड़ा हुआ है, यहाँ पर भी आपका एक बम्बू का खंभा है, पिलर है। इस पिलर में आपने पहला दिन कपड़ा सुखाने के लिए टंगनी टांग दिया, भाई साहब ये पूरा जितना ताकत हो आप टांग लो, टांग करके छोड़ दो। अब इससे ज़्यादा टाइट तुम कर ही नहीं सकते हो, ये पूरा टाइट है। पहला दिन कपड़ा सुखाओ, दूसरा दिन सुखाओ, तीसरा दिन सुखाओ, क्या इसको आप रेस्ट मोशन ला रहे हैं? नहीं। 15-20 दिन के बाद ये अपना दांत चिहाड़ देगा, ये ऐसा मुंडी दिखा देगा। देखें कभी ये प्रैक्टिकल? ये आपकी फोर्स की वजह से बेचारा तनाव नहीं सह पाया, लास्टली अपना रूपरेखा फिगर खराब कर लिया, हंस रहा है, ये सच्चाई है। इनका फिगर पहले स्ट्रेट था भाई, कहीं ऐसा 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 कहीं नहीं था। आपने इसे लगातार टेंशन दिया, 1 कपड़े 2 कपड़े 3 कपड़े, उसमें डेली का पानी। ये लड़की कहाँ सो रही है? मार वो करेंगे, रात में क्या कर रही थी? हैं? आंख लहर रहा है, तो आंख है तो लहर रहा है ना, नहीं होता तो क्या लहरता? इधर ध्यान दो, यहाँ ध्यान दे। जिनके पास नहीं है उनसे जाके पूछो, बेचारे तरस रहे हैं। देख इधर, अरे सच में अंधा नहीं तरस रहा होता है, काश देख लेते हम। मजाक नहीं बना रहे उनका। आप कपड़े डालते गए डालते गए डालते गए, एक टाइम, पहला दिन आपको पता नहीं चलेगा कि आपके रस्सी में कोई स्ट्रेस पैदा हो गया या डिफॉर्मेशन आ गया। नया टेबल बेंच लाते हैं, बैठते हैं, आपको कुछ पता नहीं चलता है। कुछ दिन के बाद आपका टेबल जहाँ थोड़ा खुरखुरा था वो भी प्लेन हो जाता है। कुएं का ईंट देख लीजिए, वो भी धीरे धीरे प्लेन घिस जाता है। यानी आपका फोर्स से लगातार वही फोर्स अप्लाई होते जाएगा, तब आपको दिखेगा। नहीं दिख रहा है इसका मतलब आपके फोर्स का इफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर क्या जनरेट कर देता है? इंटरनल स्ट्रेस। क्या कर देता है? और ये इंटरनल स्ट्रेस कैसे जनरेट होता है ये भी डिटेल में समझ ही लो, बाद में क्यों। देखो भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट बना होगा तो छोटे 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 नन्नू मुन्नू से बना होगा, इसी से बना होगा ना। आपने जैसे ही फोर्स लगाया इस नन्हे मुन्ने में और दूसरे नन्हे मुन्ने में जो प्रेम था, इन दोनों के बीच के प्रेम को आपने डिस्टर्ब किया, और एक दिन डिस्टर्ब किया, सह लेगा। 2 दिन करोगे, सह लेगा। आप लगातार डिस्टर्ब करेंगे तो बेचारा दूर ही ना हो जाएगा जी। तब लास्टली दूर हो जाता है तो आपको डिफॉर्मेशन दिखने लगता है, नहीं तो पहला दिन में नहीं दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बलून को पहली बार फुगा दीजिए, सारा एयर निकाल दीजिए, फिर भी उसका भी फिगर खराब हो जाएगा, उस बेचारे का भी अपना तौंत निकल जाता है। यहाँ तक समझ रहे? फोर्स क्या क्या इफेक्ट पहुँचा सकते हैं, बात पल्ले पड़ी। फोर्स किसको कहते हैं, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो फोर्स का नाम पहली बार इंट्रोड्यूस किसने किया और कौन से लॉ में किया? फर्स्ट लॉ में। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग मुझे फोर्स का डेफिनेशन पता चला है। क्या पता चला है? फोर्स डिफाइंड बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फोर्स डिफाइंड बाय, फोर्स इज डिफाइंड बाय, फोर्स इज डिफाइंड बाय। अब फोर्स क्या है? एक पुल और पुश एजेंट है। फोर्स क्या है? पुल और पुश, जिसकी वजह से बॉडी में क्या क्या हो सकता है इफेक्ट। या तो जोर से बोलो, या तो पहला स्टेप से रेस्ट में है तो मोशन में आ सकता है, मोशन में है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन
स्पीड ऑफ मोशन, शेप साइज, इंटरनल स्ट्रेसेस, जनरेट आ सकता है, चेंज नहीं। बात समझ में आई? ये 6 इफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? किसकी वजह से? अब ये फोर्स कई टाइप्स के होते हैं, वो बाद में देखेंगे, पर पहली बार फोर्स का इंट्रोडक्शन न्यूटन फर्स्ट लॉ में पता चला। और न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया है इनर्शिया लॉ। लॉ ऑफ क्या पढ़ी रहे थोड़ी देर पहले? लॉ ऑफ इज कॉल्ड एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ, वेरी गुड। लॉ ऑफ मोशन बोलो या इनर्शिया लॉ बोलो, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलो, कौन सा है? फर्स्ट लॉ। कौन सा है? फर्स्ट लॉ में किसके बारे में पता चला मुझे? फोर्स के बारे में। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल या इंटरनल? एक्सटर्नल फोर्सेस। हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत सारा फोर्स अप्लाई हो जाए, कोई इधर से धक्का दे रहा है, इधर से 3-4 जगह से धक्का दे रहा है, तो उस बॉडी में किधर मोशन होगा? फॉर एग्जाम्पल, अभी आप तुरंत बता दीजिएगा, ज़्यादा फोर्स नहीं लेंगे, कम फोर्स लेंगे तो आप बता दीजिएगा। मान लो आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनो भाई साहब, मान लो आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को इधर से किसी ने 50 न्यूटन से फोर्स लगाया और इधर से इस तरफ किसी ने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। बॉडी फाइनली किधर मूव करेगी? किस तरफ मूव करेगी? इस तरफ मूव करेगी। पर इसके मूवमेंट का इफेक्ट कैसा होगा? 50 वाला या कोई और? 30 वाला। कौन सा वाला? क्यों भाई? क्योंकि 50 में आपने 20 को माइनस करके नेट फोर्स निकाला, यानी किसी बॉडी पर अगर मल्टीपल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं तो आप उसके फोर्स का इफेक्ट नेट फोर्स के इफेक्ट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? नेट फोर्स के, नेट फोर्स के, या फिर आप बोल सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होगा। और फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो जब भी फोर्स को जोड़ा जाएगा या उसका सम किया जाएगा या टोटल किया जाएगा तो वेक्टर फॉर्म में किया जाएगा। इसीलिए एफ नेट इज इक्वल टू आपको लिखना होगा एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। बोलो चमका या नहीं चमका? आया? अरे बोलो हाँ या ना। अब इस फुटबॉल पे आपने 3 फोर्सेस अप्लाई किए, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से। इन तीनों फोर्सेस का मुझे नेट फोर्स निकालना होगा। हो सकता है उसका नेट फोर्स कहीं इस डायरेक्शन में जा रहा हो, तो ये एफ नेट का डायरेक्शन होगा और इफेक्ट भी एफ नेट के इक्वल ही होगा। इन तीनों के इक्वल हम बात नहीं करेंगे। फाइंड द नेट फोर्स आपसे पूछा गया है, एक बॉडी है या एक ऑब्जेक्ट है, जनरल सा क्वेश्चन है, बच्चा वाला सवाल है। एक बॉडी है जिस पर नेट फोर्स आपसे पूछा गया है, ध्यान से देख लीजिए। इस बॉडी पर हमने बना के रखा है, इस बॉडी पर इधर से कोई 12 न्यूटन का फोर्स लगाता है और नीचे से 5 न्यूटन का। ध्यान से सुनिएगा, क्या है ये समझते हैं। गौर से सुनो मेरी बात। मान लिया जाए आपके पास ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर मुंतहा मुतल्लिब नाम का 2 लड़का है, इधर से 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अब वेक्टर वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने, वेक्टर पूरा पढ़ रखा है। ये कौन से एक्सिस पर लग रहा है फोर्स भाई साहब? हाँ, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू विद डायरेक्शन, अगर मैं बात करूं तो F1 प्लस F2 लिख सकते हैं कि नहीं। F1 का वैल्यू क्या बोला आपने? 12 का आई क्या, और प्लस 5 का माइनस क्यू भाई, माइनस क्यू। डायरेक्शन कौन सा है? हम डायरेक्शन से बात करते भाई साहब, ऐसे बातें नहीं करते हैं। वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट भी कर सकते हैं, याद आया? इस डायग्राम को मैं अगर ऐसा लिखूं कि एक 12 न्यूटन का इस तरफ लग रहा है 12 न्यूटन का, और एक इस तरफ लग रहा है 5 न्यूटन का, तुम क्वेश्चन को काट भी नहीं सकते। मैंने पैरेलल शिफ्ट कर रखा है। इन दोनों के बीच का एंगल अभी भी कितना है? 90। अब भी कितना है? वेरी गुड, तो 90 पर हमने शिफ्ट की मार दिया। हाँ, बस डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए।
ये बात ध्यान में रहे। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए। अब इसका एफ नेट आपने निकाला है, अगर एफ नेट निकाला है तो एफ नेट का मैग्नीट्यूड आपको अगर निकालने में बोलूं तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। क्या आंसर इसका 144 प्लस 25 दैट इज 169, आंसर हो जाएगा 13 न्यूटन। बोलो चमका या नहीं चमका? कोई बात है इसमें, टेंशन है? फोर्स अलग अलग नेचर्स के हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, फिर जो है आपका आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी पर, वो सारे फोर्सेस हैं। फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये बातें आपको समझनी। दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और एक कॉन्टैक्ट फोर्स किसको कहते हैं? जब आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स अप्लाई करने के लिए आपको वो बॉडी टच करना पड़ गया। जैसे मैं अगर इस बॉडी को फोर्स लगाऊं, बुम्बा लगेगा नहीं, इसको फोर्स लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा, टच करना होगा। लेकिन अगर ये चेयर मान ले थोड़ी देर के लिए कि ये आयरन का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, आयरन का, वेरी गुड, और हम एक बड़ा सा मैग्नेट लेकर के आए, बहुत बड़ा सा, दिख भले छोटा रहा है, बहुत बड़ा सा मैग्नेट, मान लो बैग के साइज का या टेबल के साइज का, चलो ला ही लेते हैं, दो वाला, ये बड़ा सा काला मैग्नेट, काला ही होता है, काला जैसा है, मारूफ के जैसा है, उसके जैसा ये मैग्नेट है। और इस मैग्नेट से अगर इस चेयर के सामने रखें, क्या लगता है ये चेयर इधर आएगा? आएगा ना, बड़ा मैग्नेट है। तो क्या फोर्स लगाने के लिए आपने इसको टच कराया, फिर भी आया ना ये कांटेक्ट में, इसका मतलब इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ ना। तो दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक कहलाता है कांटेक्ट फोर्स और एक कहलाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या कहलाता है? अब आ जाते हैं फोर्सेस के टू टाइप तो हो गए, अब बेसिक बात पर आ जाते हैं जो आपको समझने की जरूरत है, ध्यान से सुनिए। न्यूटन्स ने पहला लॉ दे दिया, हम जान भी गए, समझ भी गए कि बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है जिससे बॉडी का स्टेट चेंज होता है। भाई साहब मज़े आ गए, अच्छी बात, पूरा मज़ा है, मौज में है दुनिया। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि बहुत सारे साइंटिस्ट थे जहाँ ये एक्सपेरिमेंटली बताया जा रहा होगा। अब हमने भाई साहब इस चेयर पर फोर्स लगाया, ये बॉडी का स्टेट चेंज हो गया। वहीं अगर इस दीवार पर वही फोर्स लगा रहे हैं तो इस बॉडी का स्टेट चेंज नहीं हो रहा। तो मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स है न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या था कि आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो वो अपना रेस्ट में अगर है तो वो क्या कर जाएगा, मोशन कर जाएगा। अगर आपने एफ एक्सटर्नल लगाया तो मान ले कि वही आदमी, एक दीवार है यहां पर खड़ी, इस दीवार पर वही एफ फोर्स लगा रहा है, मजबूत दीवार है, यहां पर एफ का वैल्यू 10 न्यूटन था, यहां पर भी एफ का वैल्यू 10 न्यूटन से वो दीवार पर लगाया, क्या दीवार मोशन कर जाएगा? अरे हाँ या ना? अरे ये तो जनरल बात है, मोशन करेगा क्या? नहीं करेगा। तो न्यूटन का पहला लॉ फेल किया कि नहीं किया? फेल हुआ। अरे हाँ या ना? फेल कर गया ना। तब न्यूटन साहब ने बोला अबे बैठना, हल्ला मत कर, मी जाता है घर, घर से आने के बाद फिर बताते हैं कैसे मोशन करेगा। फिर तब सेकंड लॉ आया, और सेकंड लॉ पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हम आपको समझाना चाहते हैं। हाँ, बंद कर दो एसी, बंद कर दो। गरीब आदमी को ज़्यादा ठंडा नहीं पचता है। चलो इधर, अभी तो हम लोग थोड़ा देर पहले अमीर होना शुरू हुए थे, तुरंत एसी बंद करवा रही है। ए लड़का, करंट नहीं आना चाहिए। अरे भाई, शरीर के हिसाब से देख,
वो बच्चा को लग जाएगा तो वापस नहीं आ पाएगा। भेजो। एक छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम सुनिएगा, तब न्यूटन सेकंड लॉ कहां से जनरेट हुआ। तब न्यूटन भी सोच में पड़ गए कि इस बात तो सही उन्होंने बोला, भले क्रॉस क्वेश्चन है पर बात तो कि हम जब इस पर फोर्स लगा रहे हैं मोशन नहीं कर रहा, जब पहले चेयर पर लगाए थे तो मोशन, आदमी वही है, फोर्स भी वही है, सब चीज वही है, ऑब्जेक्ट क्या बदला, मोशन बदल गया भाई। तब वो टॉपिक को देखने से पहले एक बात समझिए। मान लिया जाए आपका कोई, अभी सेकंड लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, इससे पहले थोड़ा सा स्टेप, एक टॉपिक आता है मोमेंटम। क्या आता है, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, याद आया कुछ कुछ? P is equals to where M is what, V is what, वेरी गुड, अच्छा बच्चा हो तुम, समझदार भी। तो जब कोई बॉडी m मास की कोई बॉडी v वेलोसिटी से अगर जा रहा है तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, p। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड देयर ऑन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। यानी किसी बॉडी के मास और उसके वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, मोमेंटम। कोई परेशानी नहीं यहाँ तक समझ। अब तुम खुद बताओ, किसी बॉडी का मोमेंटम, यास्मीन, किसी बॉडी का मोमेंटम क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के? जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा उसका मोमेंटम भी उतना, जिस बॉडी का वेलोसिटी जितना ज़्यादा उसका मोमेंटम भी उतना, जिस बॉडी का वेलोसिटी जीरो उसका मोमेंटम। वेरी गुड। जिस बॉडी का वेलोसिटी उसका मोमेंटम, जानी वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मोमेंटम भी। इसका मतलब एक बुलेट जब धीरे से हाथ से लेकर के हम जा रहे हैं तो उसका मोमेंटम कम है, और जब बंदूक से छोड़ा जा रहा है तो उसका मोमेंटम बहुत। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? यानी एक कार जब धीरे से चल रही है तब उसका मोमेंटम कम है एज कंपेयर टू जब वो कार 100 के स्पीड से चल रही है। बोलो हाँ या ना? आया कि नहीं आया? इसका मतलब मोमेंटम तो अपनी जगह पर है। आपका दीवार जब यहाँ पर था और आप इस दीवार पर फोर्स लगाने से पहले इस दीवार का मास था 2 क्विंटल यानी 2000 केजी। कंसीडर करो 200 क्विंटल, 2000 केजी का आपका दीवार था, इसका वेलोसिटी है 0। क्या इसमें कोई मोमेंटम है? क्या इसमें कोई मोमेंटम है? आपके सामने जो दीवार खड़ी है, क्या इसमें कोई मोमेंटम है? नहीं। अगर मोमेंटम 0 है तो आपको कारण समझ में आया होगा कि क्यों है। क्योंकि यह रेस्ट कंडीशन, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है। अब आप इस पर F फोर्स लगाए और अगर गलती से आपके F फोर्स से, मान लो कि यह F फोर्स लगाने वाला JCB था, इतना बड़ा फोर्स लगा दिया। अब जब इतना बड़ा फोर्स लगेगा तो ये दीवार तो मोशन करेगा ही। यानी जब वो मोशन किया और मान ले वेलोसिटी बदल कर उसका 2 ही हो गया हो, मास तो उसका अभी भी 2000 केजी ही था। इसका मतलब आपकी फोर्स की वजह से उस बॉडी का वेलोसिटी चेंज तो हुआ, पर सिर्फ वेलोसिटी बोलना मजा नहीं आएगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं मोमेंटम चेंज हुआ, क्योंकि दोनों के साथ ये गेम हुआ है। मास के साथ हो सकता है धक्का लगाया और 2000 ना जाकर के सिर्फ 1000 ही गया, 1000 रेस्ट में ही रह गया। तो यहां से वहां तक में कुछ ना कुछ मोमेंटम चेंज हुआ। अरे बोलो हाँ या ना? आपकी फोर्स की वजह से क्या चेंज हो रहा है? मोमेंटम। क्या चेंज हो रहा है? तब यहां से एक सेकेंड लॉ निकाले न्यूटन साहब ने, बोले द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। बोलो हाँ या ना? या बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स होगा।
यानी सेकेंड लॉ से हमको ये पता चल गया कि आप किसी बॉडी को अगर मोशन करवाना चाह रहे हैं तो आपको कितने फोर्स की ज़रूरत लगने वाली। किसी बॉडी के अगर मोमेंटम को चेंज कराना चाह रहे हैं तो आपको कितना फोर्स लगने वाला है, और मोमेंटम डिपेंड करता है अगर मास पर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बॉडी के मोमेंटम चेंज कराने के लिए फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बातें होंगी। यानी मोमेंटम जितना ज़्यादा चेंज करवाना होगा, फोर्स भी उतना ज़्यादा अप्लाई करना होगा। बोलो हाँ या ना। और यहाँ से फोर्स का मैग्नीट्यूड का पता चला। किसका पता चला? पहली बार में क्या पता चला था? फोर्स का डेफिनेशन। दूसरी बार में क्या पता चला? फोर्स का। यानी अब इन सारे न्यूटन्स के लॉ का हम समराइज करते हैं। न्यूटन साहब पहली बार फोर्स लगाए होंगे, मूव कर गया होगा तो एकदम खुशी से आ गए होंगे, 2 लॉ एकदम फैला दिए होंगे लॉ। दूसरा आदमी क्रॉस क्वेश्चन किया, फिर दूसरे साइंटिस्ट ने जब क्रॉस क्वेश्चन किया तब वापस गए और उसने बुद्धि लगाए, तब उन्होंने बताया कि भाई बग बौका कहीं का, छोटा मोटा फोर्स से थोड़ी मोशन करेगा। मोशन करवाने के लिए पता करना होगा कि इसको मोशन के लिए कितना फोर्स की ज़रूरत है। यानी ये पता करने के लिए फोर्स का कैलकुलेशन करना होगा। फोर्स का कैलकुलेशन यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो पहला लॉ फोर्स का डेफिनेशन और दूसरा लॉ फोर्स का, पहला लॉ फोर्स का डेफिनेशन और दूसरा लॉ फोर्स का, और वहाँ से निकल के आया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में हम पहला ही दिन बताए होंगे, जब भी बात रेट की होगी तब हम अपन पर सेकंड की बात करेंगे। जैसे केले की दुकान पर जाएंगे और रेट पूछेंगे तो 1 दर्जन का दाम, बिस्किट की दुकान पर 1 डब्बे का दाम, चावल की दुकान पर 1 केजी का दाम। देखो कभी केजी, कभी डब्बा, कभी डजन। अरे हाँ या ना? इन सब में क्या कॉमन है? ना डब्बा कॉमन है, ना डजन कॉमन है, ना केजी कॉमन है। कॉमन है तो कौन है? कॉमन है तो कौन है? उसी तरह फिजिक्स में जब रेट की बात होगी तो पर सेकंड की बात होगी। किसकी बात होगी? तो न्यूटन साहब ने बोला कि 1 सेकंड में जितना मोमेंटम चेंज होगा वही मेरा क्या होगा? फोर्स होगा। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब पहले अगर मोमेंटम P1 था और बाद में मोमेंटम आपके फोर्स की वजह से अगर P2 हो गया तो चेंजिंग कितना आया? तो आप कह सकते हैं डेल्टा P आया, यानी P2 माइनस P1 आया। और ध्यान से समझिए, हो सकता है इतना बड़ा चेंज ना हो कि आप उसे सही से कैलकुलेट कर सकें, तो आप उस चेंजिंग को क्या कहेंगे? डीपी कहेंगे, यानी स्मॉल चेंजेस होगा। और ये स्मॉल चेंजेस P1 से P2 आने में कुछ ना कुछ तो उन्होंने समय लिया होगा। मान लिया जाए वो छोटा सा समय लिया dt, तो dt से डिवाइड करेंगे तब ना मुझे पर सेकंड पता चलेगा। इस बिना पर उन्होंने बताया कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt, और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी के साइन के वैल्यू के बदले 1 आता है कांस्टेंट में, इसीलिए बोला जाता है f इज इक्वल टू dp बाय dt। अगर मैं सही से बोलूँ तो लिख सकता हूँ P2 माइनस P1 बाय, ये बेसिक बात है, इतना हल्का बात पूछता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ। T2 माइनस T1, टाइम टू टाइम में चेंज आया तो क्या मैं लिख सकता हूँ टाइम। P2 का मतलब mv और P1 का मतलब mu। बोलो हाँ या ना? u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? क्या इसमें से अपन m कॉमन ले सकते हैं? और अगर m कांस्टेंट है तब m क्या है? कांस्टेंट, टूटा फूटा नहीं है, तो v माइनस u क्या बाई t लिख सकते हैं। इस पार्ट को देखिए, क्या ये चिल्ला कर कह रहा है कि मैं एक एक्सेलरेशन हूँ? और